मध्यकालीन काल। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम अंतिम कवि जो आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं वह है आचार्य भूषण जी, जिनका संक्षिप्त परिचय हम पहले देखेंगे। उनके बाद जो हमारे पाठ्यक्रम में कवित्व रखा है, वैसे तो इन्होंने काफी दोहे छप्पे वगैरह छंदों का प्रयोग किया है, लेकिन अधिकांश रूप में इन्होंने कवित्व लिखे हैं जिनको हम आज विस्तार से देखेंगे। तो पहले पहल हम भूषण जी का परिचय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि भूषण रीतिकालीन एक श्रेष्ठतम कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1613 ईस्वी में कानपुर के निकट हुआ है और केवल ये अकेले ही कवि नहीं है बल्कि इनके 3 अन्य भाई भी श्रेष्ठ कवि रहे हैं, जो क्रमशः चिंतामणि, मतीराम और जटाशंकर, ये 3 जो है महत्वपूर्ण कवि रीतिकाल के ही है, ये माने जाते हैं। इनके ये भाई ही रहे हैं। तो जैसे मैंने इसके पूर्व कहा था कि अधिकांश रीतिकालीन कवि राज दरबारी कवि रहे हैं, तो भला भूषण भी इससे कैसे अछूते रह जाते। लेकिन रीति काल में जितने भी अधिक कवि हुए हैं वे श्रृंगार परख या काम वासना, जिसको हम कहेंगे, राजाओं की काम वासना को मद्देनजर रखते हुए अपने साहित्य का ये लोग सृजन करते रहे हैं। लेकिन भूषण इसके लिए अपवाद है। ये पहले औरंगजेब के दरबारी कवि रहे हैं, लेकिन वहां पर उनका मन नहीं लगा, क्योंकि मूलतः भूषण जी एक राष्ट्र कवि के रूप में उभरे हैं और इसी कारण उन्होंने ये मुगल कालीन राज दरबार में अपना साहित्य जो है वो रचा नहीं है और उनका मन भी वहां पर नहीं लगा। वो ऐसे राजा की खोज में थे जो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हो, इस प्रकार से राजा को वो ढूंढ रहे थे और वो जो है उनकी खोज भी पूरी हो गई। और औरंगजेब के पश्चात वे शिवाजी महाराज, जो महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, वे, और उसके बाद राजा छत्रसाल, इनके ये जो है राजकवि रहे हैं। और उनका अंत जैसे 1717 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जितना जीवन जिया, भले ही रीतिकाल में इनका जन्म हुआ है, लेकिन इन्होंने श्रृंगारिक रचनाएं नहीं की। आरंभिक कुछ रचनाएं श्रृंगारिक मिलती है, लेकिन अधिकतर अपनी बात को या के साहित्य को जो है वीर रसात्मक साहित्य ही इन्होंने अपनाया है, या वीर रस का ही अत्यधिक प्रयोग इन्होंने किया है। और जैसे अन्य रीतिकालीन कवि, जैसे राजा को खुश करना है और पैसे कमाना है, वैसे ये लालच या पैसे के लोभ में ये नहीं आए, संपत्ति का लोभ इनको नहीं था, क्योंकि वो स्वयं जो है वह श्रेष्ठ राष्ट्र कवि के रूप में माने जाते हैं या जाने जाते हैं, क्योंकि उनमें यह स्वभाव था राष्ट्रभक्ति का। इतनी अधिक भक्ति थी कि उन्होंने औरंगजेब को त्यागा और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ये राजकवि रहे। उसके बाद छत्रसाल राजा के भी राजकवि रहे हैं और वहीं पर उन्होंने अपने राष्ट्र नायक अर्थात शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन किया, उनके वीरता के गुणगान किया। यहाँ तक के जैसे एक जगह पर आता है कि जब वो स्तुति करते या फिर शिवाजी महाराज को जो है उन्होंने, या उनकी तुलना जो है राम, कृष्ण, परशुराम, शिव, चंद्र आदि जो है आदि लोगों से या पौराणिक लोगों से इनकी रचना, उनकी तुलना की है। मतलब शिवाजी महाराज की चरित्र को इतने सही ढंग से या अच्छे ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया और उनकी वीरता का ही गुणगान जो है इसमें किया है। उनके द्वारा चरित या उनके द्वारा क्या कहेंगे सृजित, जैसे कहना है कि 4 ग्रंथ प्रमुख जिसका उल्लेख मिलता है वह है शिवराज भूषण, कालिदास हजारा, भूषण उल्लास तथा दूषण उल्लास। ये 4
प्रमुख ग्रंथ है। उसके साथ साथ शिव बावनी तथा छत्रसाल शतक भी जो है इनके श्रेष्ठ ग्रंथों में माने जाते हैं। प्रस्तुत जो कवित्त आपके लिए रखे गए हैं, जो पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, वह शिव बावनी से लिए गए हैं, जिसमें राष्ट्रनायक शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन किया गया है। और उनकी भाषा के बारे में यदि मैं कहूं तो जाहिर बात है कि अन्य जो रीतिकालीन कवि ने जिस भाषा का प्रयोग किया, अर्थात ब्रज भाषा का प्रयोग, इन्होंने भी ब्रज भाषा का प्रयोग अपने साहित्य के लिए किया है। उसमें उनमें कई कई जो है अरबी, फारसी, तुर्की आदि के शब्द भी आपको प्रमुख रूप से दिखाई देंगे। अधिकांश लेकिन ब्रज भाषा का ही प्रयोग हमको यहाँ पर मिलता है। उन्होंने जो छंदों का प्रयोग किया, जिसमें प्रमुख छंद रहे हैं रोला, छप्पे, कवित्व, दोहा, हरिगीतिका, सवैया आदि छंदों का जो है उन्होंने अपने साहित्य के लिए, अपनी बात को कहने के लिए इसका यहाँ पर प्रयोग किया है। आइए हम उनके कवित्व और कवित्व के अर्थ को जानते हैं। केवल इतना ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने शिवाजी महाराज की वीरता का ही यहाँ पर वर्णन किया है। आपके स्क्रीन पर मैं आपको उनके कवित्व बताता हूं और याद में रखिए ये अंतिम कवि 10वें भूषण है। शायद आपको दिख रहे हैं भूषण, और उनके आपको जो है वह कवित्व रखे गए हैं। जैसे पद होता है, जैसे दोहा होता है, उस तरह से कवित्व भी एक छंद है। मैंने कहा आपको ये जो रखे गए कवित्व है ये शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन करते हैं। इतना केवल आप ध्यान में रखिएगा जितने भी आपको कवित्व रखे। खैर, तो पहला कवित्व देखते हैं क्या है। चकिती चकित चकता चौकी उठे बार बार, दिल्ली दहसती चित चाहो क्या है, खरकती है बिलखी बन बिलखात, विजयपुर पति फिरत फिरंगीन की नारी फरकती है, थर थर कांपत कुतुब शाही गोलकुंडा, इहरी इबसी भूप भीर भरकती है, राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनी। मतलब राजा शिवाजी महाराज की धाक इतनी अधिक थी कि सभी सिंहासन डोल गए। जो दुश्मन थे, जो फिरंगी थे, गोलकोंडा था ना, ये सारी चीजें, मतलब जो हमारे यहाँ पर उस समय शिवाजी महाराज के समय जो मुगल कालीन शासन रहा है, मुगल कालीन शासन या मुगल अधिकतर राजा रहा है, उनका विरोध केवल शिवाजी महाराज ही ऐसे पराक्रमी पुरुष या पराक्रमी राजा होकर गए हैं जिन्होंने इनका विरोध किया है। और इसीलिए भूषण जो है उनकी वीरता का गान गाते हुए कहते हैं कि दिल्ली का दरबार चौक उठा, बीजापुर की सत्ता भी हिल उठी, फिरंगी भी इनकी शौर्य से चमक से दहशत में है, कुतुबशाही का गोलकुंडा भी थर-थर कांप रहा है, अन्य स्वार्थी शक्तियां तो इनके सामने जो है वो तिनके की भांति हवा में तितर बितर जैसे हो गई है। शिवाजी महाराज ने मुगलों की गुलामी की जंजीरों से इस मुल्क को आजाद कर स्वराज्य की स्थापना की। उनकी दहशत से स्वराज के साथी दुश्मन कांप उठे। मतलब इस प्रकार से इस कवित्व का अर्थ है कि उनका इतना अधिक पराक्रम था, उनका इतना अधिक दबदबा जिसको हम कहेंगे, कि इतनी अधिक उनकी धाक थी कि जितने भी फिरंगी शासन थे, फिरंगी जो विदेशी होते हैं उनको कहते हैं, और उन्होंने इन सभी का विरोध किया। और क्या है कि इतना अधिक धाक जमाया कि सभी सिंहासन, गोलकुंडा, कुतुबशाही वगैरह जो थी यहाँ पर, वह भी थर थर कांपने लगी और दुश्मन हवा की भांति जैसे तितर बितर होकर इधर उधर बिखर गए हैं। इस प्रकार से उन्होंने, शिवाजी महाराज ने यहाँ पर जो है वह स्वराज्य की, सही स्वराज्य की स्थापना यहाँ पर की है। इस प्रकार से इस कवित्व का अर्थ है। दूसरा कवित्व देखिए क्या है कि गाड़ी के रखयन की
दाढ़ी सी रहती छाती, है ना, यहाँ पर आपको शायद ये दिख रहा है? बारी मरजात जस हर हिंदुआने की, कटी गई रहती के मन की कसक सब, मिटी गई ठसक तमाम तुर्काने की, भूषण भनत दिली पति, दिल धक धका, सुनी सुनी धाक सियराज मर्दाने की, मोटी भई चंडी बिनु चोटी के चबाए शीस, खोटी भई संपत्ति चकता के घराने की। फिर वही इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि शिवाजी महाराज जो दिखावे में जैसे दाढ़ी वगैरह जो है बनी हुई है, दाढ़ी वगैरह वो रखते थे, तो यहाँ पर उसका भी वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि केवल दाढ़ी ही बड़ी नहीं थी, बल्कि उसी प्रकार से उनकी छाती भी थी, मतलब जो सीना है यह भी सशक्त था, बड़ा था। और स्वराज्य की स्थापना से क्या हो गया कि मुगलों के अन्यायों अत्याचारों से इस मुल्क को जो है उन्होंने मुक्ति दिलाई। हिंदू स्वराज्य की हदें शिवाजी जी ने पूरी मर्दानगी के साथ बढ़ाई। यहाँ के जनता की कसक जो है, दिल में कसक थी, वो सारी मिट गई या मिटा दी गई। तुर्कों में जो अहम था वह भी पल भर में मिट गया, क्योंकि तुर्क या जिसको हम जो है अरब कहते हैं या मुगल कहते हैं, ये बहुत इनको गर्व था अपने अपनी फौज पर, अपनी वीरता पर। लेकिन शिवाजी महाराज ने इन सभी का जो है मुकाबला किया, और क्या हो गया कि उनको ऐसे लगता था, वो गलत फहमी में इस तरह से थे कि हम बहुत वीर है, लेकिन शिवाजी महाराज ने उनके अहम को, उनके गर्व को भी यहाँ पर नष्ट किया है। भूषण कहते हैं कि इस मर्दाने की धाव से दिल्लीपति का भी दिल दहक उठा। दिल्ली में भी जो है मुगलों का शासन रहा है। न केवल केवल महाराष्ट्र के रायगढ़ जो उनका केंद्र रहा है, सत्ता का केंद्र रहा है, तो केवल यही नहीं, पूरे देश भर में इसी के चर्चे थे। और इन्हीं की धाक सुनकर, इनका वीरता को सुनकर दिल्ली पति या दिल्ली में रहने वाला या दिल्ली में शासन करता हुआ जो राजा है, वह भी जो है वो परेशान हो गया, उसका दिल भी जो है वह धक धक उठा। मोटी भई चंडी बिनु चोटी के चबाए सी, यानी मानो जैसे कोई चंडी जिसे रूप धारण करती है, रौद्र रूप धारण करती है कोई देवी, उस प्रकार से रूप जो है शिवाजी महाराज धारण करते हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ रहा है। शायद अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। अर्थ केवल एक बात ध्यान में आपको यहाँ रखनी है कि यहाँ पर जितने भी आपको कवित्व दिखाई देंगे वह शिवाजी महाराज के शौर्य की गाथा को केवल बताया गया है। इसलिए जब भी प्रश्न आए या जो कुछ भी भूषण के संदर्भ में प्रश्न करता है या प्रश्न पूछता है इस पाठ्यक्रम के संदर्भ में, तो हमारे लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि एक वाक्य में यदि उत्तर देना है तो भूषण जी ने अपने इस साहित्य में या कवित्व में शिवाजी महाराज की वीरता और शौर्यता का ही गुणगान किया है। इस प्रकार से हम संक्षेप में कह सकते हैं, क्योंकि इनके आपके लिए ज्यादा कवित्व नहीं है, केवल आपके लिए ये 4 कवित्व जो है वो 5 ही कवित्व रखे गए हैं, जिसमें से 2 हमने दिए हैं। लेकिन आपको फिर एक बार मैं बताता चलूं कि आपके पाठ्यक्रम के ये अंतिम कवि हैं भूषण, जो यह भी महत्वपूर्ण है, ये आचार्य कवि है। और फिर जैसे हमने कहा कि वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि, रीतिकाल में मतलब जैसे अधिकाधिक कवि मैं कहूं या 95% कवि जो है वह श्रृंगारिक रचना ही करते रहे। एकमात्र ऐसे ये भूषण जी है, आचार्य भूषण जी, जिन्होंने वीर रस का प्रयोग अपने साहित्य के लिए किया है। संभवतः ज्यादा हमारे लिए ये है नहीं, और यहाँ पर आकर हम जो है रुकते हैं, क्योंकि कवित्व केवल 5 ही रखे गए हैं। अगले पीरियड में ज्यादा नहीं, 15 मिनट का ही एक पीरियड होगा, उसमें आपको बाकी जो शेष कवित्व रहे हैं इसके बारे में हम आपसे जो है फिर मिलेंगे।
यहाँ पर हम रुकते हैं अगले पीरियड में। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।